नमस्कार बच्चों, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर एक नए टॉपिक को नए वीडियो में नए तरीके से सजा करके प्रस्तुत हुआ हूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को दबा करके आप मेरे पुराने सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, आप मेरे साथ बने रहिए। हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12वीं का एक टॉपिक है सारणिक। सारणिक आव्यूह के बाद आता है, लेकिन आव्यूह में प्रयोग किया जाता है। सारणिक की सहायता से हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालते हैं और व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकाल करके हम समीकरण निकाय को हल करते हैं। इस हिसाब से सारणिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके मन में सारणिक को लेकर के किसी भी प्रकार के सवाल ना रह जाएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक इसका लाभ पहुंच सके। चलिए हम शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं का टॉपिक है सारणिक, डिटर्मिनेंट। तो शुरू करें। सारणिक, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सारणिक है क्या। सारणिक किसी वर्ग आव्यूह के अवयवों को दो खड़ी डंडियों के बीच में व्यवस्थित करना है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सारणिक किसी आव्यूह वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान है। किस प्रकार से है तो देखिए, यदि a कोई वर्ग आव्यूह है तब a के अवयवों को दो खड़ी डंडियों के बीच में व्यवस्थित कर दें तो इस व्यवस्था को हम ये कहते हैं कि ये जो है किसका आव्यूह a का सारणिक है। एक उदाहरण हमने लिया है, 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह लिया हुआ है। 3 कोटि का वर्ग आव्यूह लिया है जिसके अवयव a11, a12, a13 हैं, a21, a22, a23 और a31, a32, a33 हैं। इन अवयवों को हमने दो खड़ी डंडियों के बीच में इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया है, तो ये जो पूरी व्यवस्था है जो आपने यहां पर करी है, ये व्यवस्था क्या कहलाती है? सारणिक कहलाती है। और हम इसे कहते हैं कि ये आव्यूह A का सारणिक है, या इसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ A भी कहते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिए, इसे आप मॉडुलस नहीं कहेंगे या a का मापांक नहीं कहेंगे। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। ये क्या है? ये केवल आव्यूह a का सारणिक है, मापांक नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी व्यवहारिक भाषा जो हम अपने आप में अपने लिए यूज करते हैं। अगर हम इसको गणितीय भाषा के रूप में देखें कि सारणिक क्या है, तो हम ये कहते हैं कि यदि वर्ग समुच्चयों का वर्ग आव्यूहों का समुच्चय m है और किन संख्याओं का समुच्चय k है, संख्याओं में आपकी वास्तविक संख्याएं भी आ जाती हैं और समिश्र संख्याएं भी आ जाती हैं, तो संख्याओं का समुच्चय k है, तब कोई फलन f m से k पर, मतलब वर्ग अवयवों के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय तक इस प्रकार से होगा कि f ऑफ a इज इक्वल टू k। जहां a एक वर्ग आव्यूह है और k कोई संख्या है, तब हम f ऑफ a को आव्यूह a का सारणिक कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई? यदि m वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है और k संख्याओं का समुच्चय है, तो कोई फलन f जो k से m से k पर होगा वो इस प्रकार से हो कि f ऑफ a बराबर k हो, तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ a जो है वो आव्यूह a का सारणिक है। इसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ a या DET A या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं।
कोई दिक्कत यहां तक? चलिए हम एक और उदाहरण, छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि सारणिक है क्या। मान लीजिए हमारे पास ए कोई एक कोटि का आव्यूह है, ठीक है, ए कोई एक कोटि का आव्यूह है, तो ए का सारणिक क्या कहलाएगा? इसके हम मॉड्यूलस निकाल लें या इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो डिटर्मिनेंट को हम क्या कहेंगे? ए से परिभाषित करेंगे, सिंपल सा सिंगलटन ए रहेगा। यदि ए 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है, 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? A11, A12, A21, A22। अब इसका सारणिक, तो इसके सारणिक को हमने क्या कहा था? 2 डंडियों के बीच में हमने व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। अब इसका जब हम मान निकालेंगे तो यहां ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर से नीचे, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की संख्या के बीच में गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और नीचे से ऊपर की संख्या का गुणा करेंगे। क्लियर है? तो ये सारणिक का मान निकल आएगा। ये आव्यूह ए का सारणिक क्या होगा? तो ये मान आ जाएगा। तो क्या हुआ? A11 इंटू A22, ये प्लस में आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया कि आपको भ्रम ना रहे, क्लियर हो जाए कि ऊपर से नीचे जब आएंगे तो पॉजिटिव रहेगा और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो मान कैसा होगा? निगेटिव होगा। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने गुणा किया तो क्या आ गया? A11 का गुणा किससे हुआ? A22 से, तो A22 से गुणा कर दिया और ये कैसा है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे धन का चिन्ह है। फिर A21 और A21 का क्या होगा? A12 से गुणा होगा, तो A21 गुणे A12, लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा हो, इसका गुणा ऊपर की ओर जाने पर कैसा है? निगेटिव, तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह लिख लिया और ये हमारा इसका मान हो गया। तो हम ये कहेंगे कि यदि A कोई 2 कोटि का आव्यूह है तो उसका जो मान निकलेगा वो कैसा निकलेगा? A11 ऊपर से लेके नीचे आएंगे बाएं से दाएं की ओर, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऋण चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे और नीचे से ऊपर गुणा करेंगे, तो इसे हम कहेंगे ये कोटि का, ये सारणिक आव्यूह ए का सारणिक का मान है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उपसारणिक। उपसारणिक सारणिक का ही एक भाग होता है, ऐसा भाग जिसमें वो अवयव शामिल ना हो जिसका हम उपसारणिक निकाल रहे हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उपसारणिक किसी n क्रम के सारणिक A का, किसी n क्रम के सारणिक A जो कि aij के डिटर्मिनेंट के बराबर है, के अवयव aij का उपसारणिक, किसका? किसी सारणिक A के अवयव aij का उपसारणिक क्या होगा? वह सारणिक होता है जो आईवी पंक्ति और जेवें स्तंभ, ये अवयव aij कहां का है? ये अवयव है आईवी पंक्ति और जेवें स्तंभ का। तो आईवी पंक्ति और जेवें स्तंभ को हटाने पर जो सारणिक प्राप्त होगी उस सारणिक को हम aij का उपसारणिक कहेंगे। ठीक है, अभी नहीं आया समझ में? चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। हम लेते हैं, हमने एक 3 गुणे 3 कोटि का सारणिक लिया हुआ है, 3 क्रम का सारणिक लिया हुआ है, 3 क्रम का सारणिक लिया हुआ है। इसमें अवयव है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 है। ठीक है ये अवयव। अब हम इसके एक अवयव, पहले ही अवयव की बात कर लेते हैं। हम निकाल रहे हैं सारणिक A11 का। किसका सारणिक निकालना है हमको? उप सारणिक निकालना है A11 का। हमारी परिभाषा क्या थी? aij का उपसारणिक जो आईवी पंक्ति और जेवें स्तंभ को हटाने पर प्राप्त होता है। मतलब A11 तो पहली पंक्ति और A11 मतलब पहला स्तंभ। इन अवयवों को छोड़ दो। अब इन अवयवों को छोड़ा तो क्या मिला हमें? आपको आप ये देखो, यहाँ पे 4 अवयव मिल गए। मिले आपको 4 अवयव। ये 4 अवयव किस क्रम में मिल गए? A22, A23, A32, A33 इस क्रम में मिले हैं। इसको जब हमने एक सारणिक के रूप में लिखा तो हमारा क्या हो गया? ये एक उपसारणिक बन गया। और ये उपसारणिक किस अवयव का है? पहले अवयव, पहली पंक्ति, पहले स्तंभ के अवयव का है। इसलिए इस उपसारणिक को हम M11 कहेंगे। अर्थात
अगर हम अवयव ए आई जे का उपसारणिक निकाल रहे हैं तो उसे हम एम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और देखने वाली है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किस क्रम का हमने सारणिक लिया था, 3 गुणे 3, मतलब 3 क्रम का सारणिक था, nवें क्रम का, है ना। और उपसारणिक किस क्रम का मिला हमें, 2 गुणे 2, मतलब 2 क्रम का उपसारणिक मिला। अर्थात हम ये कह सकते हैं या ये दिमाग में बिठा सकते हैं कि n क्रम वाले सारणिक के किसी अवयव के उपसारणिक का क्रम n-1 होता है। यहां तक अब किसी को डाउट? अब आप बता सकते हैं कि उपसारणिक क्या है। उपसारणिक क्या है, किसी n क्रम वाले सारणिक के किसी अवयव का जिसमें वो उपस्थित है उस पंक्ति और उस स्तंभ को हटा दें तो बचे हुए जो अवयव हैं उनका जो सारणिक है वो क्या कहलाता है, उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सहखंडस। सहखंडस किसी सारणिक के किसी अवयव का सहखंडस उस अवयव के उपसारणिक और -1 की घात i प्लस j के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हमारे पास सारणिक a बराबर aij है तो इसके किसी एक अवयव aij का सहखंडस जिसे हम कैपिटल aij से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल aij बराबर होता है -1 की घात i प्लस j गुणे mij। सहखंडस की सहायता से हम किसी भी सारणिक का प्रसार करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो चलिए हम देखते हैं सारणिक का प्रसार। सारणिक का प्रसार करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सारणिक डेल्टा दी हुई है जिसके अवयव इस प्रकार से दिए हुए हैं। इसका प्रसार करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो किसी सारणिक का प्रसार उस सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों का उसके सहखंडस से गुणन और योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं हमने यहां पे जो सारणिक ली हुई है इसका हमें प्रसार करके मान ज्ञात करना है। तो हमने प्रसार किया, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, हम किसी एक पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। हम यहां पर प्रसार एक पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं। पंक्ति हमने पहली पंक्ति ली है तो पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या है, a11। a11 के लिए उसका सहखंडस क्या होगा, a11। a12 दूसरा अवयव है, उसके लिए उसका सहखंडस क्या होगा, a12। a13 तीसरा अवयव है, उसका सहखंडस a13। तो हमने क्या किया, स्मॉल a11 मतलब अवयव गुणे उसका सहखंडस प्लस अवयव a12 गुणे उसका सहखंडस प्लस अवयव a13 गुणे उसका सहखंडस। इस तरीके से हम किसी भी सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब a11 क्या है, तो हमने यहां पर निकाला है aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j गुणे mij। तो यहां पर हम a11 का मान रख देंगे। तो a11 का मान क्या हो गया, -1 की पावर 1 प्लस 1 गुणे m11, और उसमें गुणा किसका कर दिया, a11 का। इसी प्रकार a12 का मान क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 गुणे m12 a12। a13 का मान, इसका a13 का मान क्या होगा, तो -1 की पावर 1 प्लस 3 m13 इंटू a13। ठीक है, अब m11 क्या होता है, तो उस सारणिक के उस जिस अवयव का उप सारणिक ज्ञात करते हैं उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ करके बाकी अवयव। तो यहां पे हमने वही किया है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर हमारा आ गया, डेल्टा बराबर आया क्या, -1 की घात 1 प्लस 1 a11 इंटू उसका उप सारणिक प्लस -1 की घात 1 प्लस 2 a12 इंटू उसका उप सारणिक प्लस -1 की घात 1 प्लस 3 a13 इंटू उसका उप सारणिक। तो इस प्रकार से हम किसी भी
सारणिक का प्रसार करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है कि किसी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर मतलब पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता, तो ये हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहां पर हमने एक सारणिक डेल्टा लिया हुआ है जिसके अवयव क्रमशः पंक्ति में इस प्रकार से हैं, A1 A2 A3 ये पहली पंक्ति हो गई, B1 B2 B3 ये दूसरी पंक्ति हो गई और C1 C2 C3 ये तीसरी पंक्ति हो गई। इनके अवयवों को हमने किस में बदल दिया, स्तंभों में बदल दिया। मतलब अब हमने नए सारणिक में A1 A2 A3 को स्तंभों में लिखा है। ये पहला स्तंभ हो गया, B1 B2 B3 ये दूसरा स्तंभ हो गया और C1 C2 C3 ये तीसरा स्तंभ हो गया। तब हम यानी हमारा ये गुणधर्म कहता है कि दोनों में मतलब डेल्टा और डेल्टा 1 दोनों बराबर होंगे, मतलब सारणिक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 होगा। एक उदाहरण देख लेते हैं हमने एक उदाहरण लिया हुआ है यहाँ पर, डेल्टा बराबर एक सारणिक लिया हुआ है जिसमें सारणिक के अवयव हैं 1 2 2 2 1 1 3 1 3। अब इसको हमने जब हल किया तो पहले के लिए प्रसार किया तो 1 गुणे बाकी क्या हो गया 1 गुणे 3 माइनस 1 गुणे 1 ये लिख लिया हमने। अब जब 2 के लिए प्रसार किया तो यहाँ पे क्या आता -1 की घात 1 + 2, 1 + 2 का मतलब हो गया 3 तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ गया। ठीक है, 2 के लिए प्रसार किया तो 2 गुणे 3 ऋण 3 गुणे 1, ठीक है 2 गुणे 3 धन 2, क्यों, क्योंकि -1 की घात क्या है 1 धन 3 तो 4 हो गई, -1 की घात 4 मतलब धनात्मक, तो धन 2 गुणे 1 ऋण 3 गुणे 1 यहां पे रख दिया। इन तीनों को हल कर लिया तो हल करने पर हमको मान मिल गया -6। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी जो पहली पंक्ति थी उसको हमने क्या किया स्तंभ में बदल दिया। पहली पंक्ति क्या थी 1 2 2 तो स्तंभ में लिख दिया 1 2 2। दूसरी पंक्ति क्या थी 2 1 1 उसको भी स्तंभ में लिख दिया 2 1 1। तीसरी पंक्ति 3 1 3 उसको भी स्तंभ में लिख दिया 3 1 3। और अब प्रसार करते हैं। अब जब हमने प्रसार किया तो यहां पहले 1 गुणे में आ गया, ऋण 2 के गुणे में आ गया, धन 3 के गुणे में आ गया। अब इसका मान कितना आया, इसका मान भी हम देख रहे हैं तो कितना आया -6। इसका मतलब पहला गुणधर्म हमारा सही है कि किसी भी सारणिक की पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदले तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। अगला गुण, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर, देखो अभी हमने क्या कहा था, पहले वाले गुण में क्या था कि सभी पंक्तियां स्तंभों में और स्तंभ पंक्तियों में बदल जाए, पर यहां पर क्या कह रहा है 2 पंक्तियों को परस्पर बदलना है। क्लियर हो रहा है, 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणिक के मान का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यदि सारणिक का मान ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा और यदि धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। कैसे परिवर्तन करें, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा नाम की जो सारणिक वो हमने ले ली है। अब हमने इसकी देखो पहली पंक्ति में है A1 A2 A3, इसको हमने कहां रख दिया अगले सारणिक की दूसरी पंक्ति में A1 A2 A3। और जो पहले सारणिक की दूसरी पंक्ति में था B1 B2 B3 उसको हमने अगले सारणिक की पहली पंक्ति में रख दिया B1 B2 B3। और हम ये कह रहे हैं कि दोनों के मान में क्या परिवर्तन आया, केवल चिन्ह का परिवर्तन आता है, मतलब डेल्टा बराबर -डेल्टा 1 हो जाता है। ठीक है, कैसे, एक उदाहरण हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। हमने उसी उदाहरण को लिया जो पहले लिया था, तो हमने क्या किया पहले हल करके देखा था तो इसका मान कितना आया था -6। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पहली पंक्ति में जो ये 1 2 2 है इसको उठा करके हमने कहां रख दिया दूसरी पंक्ति में, और जो दूसरी पंक्ति में 2 1 1 है उसको उठा करके हमने कहां रख दिया है पहली पंक्ति में। और अब हम उसको हल कर रहे हैं तो 2 के लिए प्रसार किया, ऋण 1 के लिए प्रसार किया और धन 1 के लिए प्रसार किया। मान कितना आ गया, यहाँ पे आप मान देखो यहाँ आ गया धन 6। पहले मान कितना था ऋण 6,
हमने वही कहा कि केवल चिन्ह का मान बदल जाता है, अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक और धनात्मक है तो ऋणात्मक। इसका मतलब पहले के अवयव में ऋण का गुणा कर दें तो दूसरे का अवयव प्राप्त होगा। कब? जब हम दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदलते हैं। ठीक है। अगला गुणधर्म है कि यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो, किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ परस्पर समान हो, मतलब उनके सभी अवयव एक जैसे हो, तो सारणिक का मान शून्य होता है। कैसा? तो इस तरीके का हमारे पास एक सारणिक है जिसके देखो पहले अवयव, पहले पंक्ति के अवयव A1 A2 A3 है, दूसरी पंक्ति के अवयव भी A1 A2 A3 है, तो डेल्टा का मान क्या आएगा? शून्य आएगा। एक उदाहरण हम ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक सारणिक उदाहरण के स्वरूप में लिया हुआ है। वो सारणिक में पहला अवयव, पहली पंक्ति के अवयव 1 2 2 और दूसरी पंक्ति के अवयव भी 1 2 2 है। अब हम जब इसका प्रसार कर रहे हैं तो हमने प्रसार किया तो क्या आ गया? प्रसार करने पर देखो हमको 1 गुणे 2 गुणे 3 ऋण 1 गुणे 2 ऋण 2 गुणे 1 गुणे 3 ऋण 3 गुणे 2 धन 2 गुणे 1 गुणे 1 ऋण 3 गुणे 2। और जब हम इसका प्रसार करें तो हमको क्या मिला? 4 धन 6 ऋण 10 बराबर 0। मिल गया 0। ये देखो यहाँ पे 0 मिला हमको। अर्थात हमने जो कहा था कि किसी भी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ यदि समान हो जाते हैं तो उनका मान शून्य हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला गुणधर्म। चौथा गुणधर्म है कि किसी एक सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर राशि k से गुणा करते हैं तो सारणिक का मान भी k गुना हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। हम आव्यूह में हमने किसी अचर राशि का गुणा किया था तो वो आव्यूह के सभी अवयवों से गुणा हुआ था। यहां पे सभी अवयवों से गुणा नहीं होगा, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों से गुणा होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। यदि हमारा कोई अवयव सारणिक जो है वो डेल्टा इस प्रकार से दिया हुआ है और इसके हमने पहली पंक्ति में k का गुणा किया तो क्या हो जाएगा? उसका मान पूरे डेल्टा के मान से, पूरे सारणिक के मान का k गुना हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर हमने उसी सारणिक को ले लिया जो अभी हम ले रहे थे बार बार, और हम उसको हल करते हैं। हमारी सारणिक है 1 1 2 1 2 2 3 1 3 और इसको जब हमने हल किया तो हमारा मान कितना आया? ऋण 3 आया। अब हम क्या कर रहे हैं? पहली पंक्ति को R1 रिप्लेस बाय 3R1 लिख रहे हैं, मतलब पहली पंक्ति के अवयवों को 3 से गुणा कर रहे हैं। जब हमने 3 से गुणा किया तो क्या आया? हमने ये देखा पहली पंक्ति के अवयव 1 था तो 3 गुणे 1, दूसरा अवयव 3 गुणे 1, तीसरा अवयव 3 गुणे 2, कुल अवयव क्या हो गए पहली पंक्ति के? 3 3 और 6 हो गए। अब जब हमने इसका प्रसार किया तो प्रसार करने पर हमको इसका मान कितना मिला? ऋण 9, जो कि पहले के मान से कितना है? 3 गुना। पहला मान ऋण 3 था और उसमें 3 का गुणा करें तो ऋण 9 मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डेल बराबर -3 इंटू डेल 1 है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा गुणधर्म सही हो गया कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी अचर k का गुणा करते हैं तो सारणिक का मान कितना हो जाता है? k गुना हो जाता है। और इसे हम क्या लिखते हैं? तो इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं ri रिप्लेस बाय kri, मतलब ri में पद को हमने k के गुणे के साथ बदल दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए हम आगे बढ़ते। सारणिक का अगला गुण है कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त किए जाते हैं तो सारणिक को दो या दो से अधिक सारणिक के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? यहां पर हमने एक उदाहरण लिया हुआ है। हमने एक सारणिक ली है जिसकी पहली पंक्ति के अवयवों को दो पदों के योगफल के रूप में रखा है। पहला अवयव देखो a1 प्लस लैम्डा 1, दूसरा अवयव a2 प्लस लैम्डा 2, तीसरा अवयव a3 प्लस लैम्डा 3। बाकी के अवयवों को हमने एक पद में रखा है b1 b2 b3 c1 c2 c3।
तब इस सारणिक को दो सारणिक के योगफल के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि पहली पंक्ति के पहले पदों का एक सारणिक और दूसरे पदों का दूसरा सारणिक। यहाँ पे पहले पद कौन से थे, a1 a2 a3, तो हमने a1 a2 a3 को एक सारणिक में ले लिया और बाकी के पद b1 b2 b3 c1 c2 c3 ज्यों के त्यों, प्लस पहले दूसरे पद कौन से थे, λ1 λ2 λ3, तो उनको एक सारणिक में ले लिया, बाकी नीचे के पद ज्यों के थे। दोनों का योगफल किसके बराबर है, मुख्य सारणिक के मान के बराबर होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला गुण है कि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता, वही रहता है। इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखें तो हम ऐसा लिखते हैं कि आर आई को बदलना है, किससे बदलना है, आर जे में के का गुणा करके आर आई में जोड़ के आर आई से बदलना है, ठीक है। या इसी को हम कहते हैं आर आई रिप्लेस बाय आर आई प्लस के आर जे। इसी प्रकार सी आई रिप्लेस बाय सी आई प्लस के सी जे, मतलब सी जे में के का गुणा करके सी आई से जोड़ के सी आई से बदलना है, तब कहता है कि सारणिक का मान वही रहता है। आपको इसको देख करके आर आई रिप्लेस बाय कुछ याद आ रहा होगा, इसको हमने कहीं पढ़ा है, आ गया याद। इसको हमने कहां पढ़ा है, आव्यूह में पढ़ा है, प्रारंभिक रूपांतरण में, है ना। यदि आपको उसको पढ़ना है तो आप एक बार फिर आव्यूह वाले मेरे वीडियो को देख करके इसको एक बार वहां पे और देख सकते हैं। उसके लिए नीचे मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को क्लिक करके आप मेरे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हमें करना कैसे है। हमने एक सारणिक ले ली है जिसमें अवयव है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और हमें संक्रिया करनी है, r1 को रिप्लेस करना है r1 प्लस के r2 से, ठीक है। r2 के अवयवों में k का गुणा करके r1 में जोड़ना है और r1 को रिप्लेस करना है। तो हमने कर दिया। r2 का पहला पद क्या था, b1, b1 में हमने किसका गुणा किया, b1 में k का गुणा किया और अब पहली पंक्ति के अवयव a1 से जोड़ दिया और a1 के बदले उसको रख दिया। इसी प्रकार r2 का दूसरा अवयव b2, तो b2 को हमने k से गुणा किया और पहली पंक्ति के अवयव a2 से जोड़ा और वहां पर रख दिया। इसी प्रकार b3 में हमने k का गुणा किया प्लस a3 किया और उसको a3 के स्थान पर रख दिया। इस प्रक्रिया का उपयोग करने पर भी हमारा सारणिक का मान नहीं बदलता है, सारणिक का मान वही रहता है जो सारणिक का मान पहले था। सारणिक का अगला गुणधर्म है कि यदि हमें किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए हों, तो यहां पर तीन शीर्ष किस रूप में दिए हैं, ये बिंदु के रूप में दिए हैं कि x1 y1 पहला शीर्ष है, x2 y2 दूसरा शीर्ष है और x3 y3 तीसरा शीर्ष है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर होता है 1/2 और सारणिक के अंदर पहली पंक्ति में 1 1 1, दूसरी पंक्ति में x1 x2 x3 मतलब x निर्देशांक रखें, तीसरी पंक्ति में y निर्देशांक y1 y2 y3 को रख दें और जब हम इसको हल करेंगे तो जो मान मिलेगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यदि तो अगला गुणधर्म कहता है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो बिंदु समरेख होंगे या तीन बिंदु समरेख होते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 समरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र जो है वो 0 हो, मतलब सारणिक का मान 0 हो। सारणिक 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 बराबर 0 हो। अगर ये 0 होता है तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु समरेख है। अब हमने आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं और उनकी सहायता से आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न है कि a का मान दिया हुआ है, आपको 4 का उपसारणिक निकालना है, आप बता सकते हैं। a का मान दिया है, 5 का सहखंडज निकालना है, ये भी आप बता सकते हैं क्योंकि आपने पीछे पढ़ा हुआ है। सारणिक 1 ऋण 2 4 3 का मान याद करना है, ये भी आप बता सकते हैं।
यदि सारणिक एक बराबर दो दूसरी सारणिक के है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, अवयव जैसा मत कीजिएगा, ठीक है। दिमाग में अवयव भी चल रहा होगा तो अवयव जैसा नहीं करना है, सारणिक को हमको बराबर हल करना है और दोनों सारणिकों का मान निकाल करके उसको बराबर रख के x का मान ज्ञात करना है। यहां पर हमें एक सारणिक दिया, दो सारणिक दिया, दोनों को हमको जोड़ निकालना है। यहाँ पे भी अवयव मत करिएगा कि अवयव से अवयव जोड़ दीजिए, नहीं, यहाँ क्या करेंगे, पहले सारणिक को हल करेंगे, मान निकालेंगे और फिर जोड़ेंगे। चलिए आप अपने उत्तरों की जांच यहाँ नीचे से कर सकते हैं कि आपके उत्तर सही हैं या गलत हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ खाली स्थान भी दिए हुए हैं। खाली स्थान में दिया हमने, जैसे यदि अवयव ए जो है 3 कोटि का अवयव है तो ए के सारणिक में सहखंडों की संख्या लिखिए, लिख सकते हैं आप बिल्कुल, 3 गुणे 3 है, 9 होना चाहिए। देखिएगा आप करके देखिए। यदि सारणिक ए बराबर दिया है तो 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है, यहाँ मॉड्यूलस नहीं है, क्या है, डिटर्मिनेंट है, सारणिक निकालना है, अवयव दिया है, अवयव ए दिया है, सारणिक 3a निकालना है। यदि बिंदु समरेख है तो ए का मान ज्ञात करना है, आपको शर्त मालूम है, आप ए का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालिए। और यदि कोटि 3 गुणे 3 का एक अवयव ए है तब हमें दिया हुआ है कि सारणिक ए का मान 4 है, आपको सारणिक 2a का मान निकालना है। चलिए इस प्रश्न को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। हमें क्या निकाल दिया हुआ है कि अवयव ए की कोटि कितनी है, 3 गुणे 3 है, और सारणिक ए का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। सारणिक ए का मान 4 दिया हुआ है तो हम ये जानते हैं कि किसी अवयव में किसी अचर शून्येतर संख्या का गुणा अवयव की सभी पंक्तियों में होता है। तो कितनी पंक्ति है, 3 पंक्तियां हैं, तो 4 का 2 का गुणा किसमें होगा, 2i 2a, 2 का गुणा कितनी पंक्तियों में होगा, तीनों पंक्तियों में होगा, तो बाहर क्या निकल गया, 2 की घात 3। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 4, तो 2 की घात 3 होता है 8 और गुणे 4 बराबर 32। तो इस तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर आप यहां से अपने चेक कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दिए हुए हैं 4 6 0 4 और 6 2, ठीक है। आपने इसको हमने पढ़ा हुआ था कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो बिंदु दिए हुए हम उनको लिख लें। तो x1 बराबर 4 है, y1 बराबर 6 है, x2 बराबर 0 है, y2 बराबर 4 है, x3 बराबर 6 है और y3 बराबर 2 है, ठीक है। हमने इसको लिख लिया। तो अब हमारे पास हमको मालूम है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है डेल्टा बराबर हाफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, एक किसमें, सारणिक में, ठीक है। हमने इसका मान रख दिया, मान रख दिया तो हमारा क्या होगा, सारणिक आ गया 1/2 1 1 1 4 0 6 6 4 2 हो गया। अब इसको हमने हल कर लिया। इसको जब हमने हल किया तो क्या आया, 1 के लिए प्रसार किया तो 0 गुणे 2 0, ऋण 6 चौको 24, ये आ गया। 1 के लिए प्रसार किया ऋण 1 और 4 दूनी 8 गुणे 6 ऋण 6 6 36, तो 8 ऋण 36 हो गया। 1 के लिए फिर प्रसार किया तो 4 चौको 16 ऋण 0 हो गया। अब इसको कर लीजिए तो 1/2 ये हो गया ऋण 24 धन 28 है ना, और धन 16, धन 28 में से 24 4 और 20। एक और प्रश्न देखते हैं हम। हमें यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, एक सारणिक है जिसका मान हमें 1 + a² + b² + c² के बराबर सिद्ध करना है। तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें सारणिक दी हुई, हमने सारणिक को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, लिख लिया सारणिक। अब हम पहली संक्रिया कर रहे हैं कि सारणिक की पहले कॉलम में पहले स्तंभ को a से गुणा कर रहे हैं, दूसरे स्तंभ को b से और तीसरे स्तंभ को c से गुणा कर रहे हैं। जब हम किसी संख्या का सारणिक में गुणा करेंगे तो उसका हमें भाग भी देना पड़ेगा, ये जरूरी है, इसको ध्यान रखना है ना। तो हमने भाग बाहर दे लिया है 1/abc और गुणा कहां कर दिया है, अंदर कर दिया है, कर दिया। तो ये a का गुणा इसमें हो गया तो ये a × a² + 1 हो गया, ये a² b हो गया, ये a² c हो गया। इसी प्रकार से इसमें दूसरे कॉलम में दूसरे स्तंभ में b का गुणा कर दिया और तीसरे स्तंभ में c का गुणा कर दिया। अब हम एक नई चीज कर रहे हैं। हम यहाँ देखो तो पहली पंक्ति में a सब में है, दूसरी पंक्ति में सब में b है, तीसरी पंक्ति में सब में c है। तो हम अगली संक्रिया कर रहे हैं कि पहली पंक्ति से a,
दूसरी पंक्ति से P और तीसरी पंक्ति से C उभयनिष्ठ लेने पर, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा अवयव हो जाए सारणिक हो जाएगा 1/ABC गुणे ABC, ये कॉमन वाला ABC है ना। अब क्या हो गया, अब ये हो गया हमारा a² + 1 b² c² बच गया पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति में a² b² + 1 c² और तीसरी पंक्ति में a² b² और c² + 1 हो जाएगा। ठीक है, अगली संक्रिया, हम अगली संक्रिया करते हैं कि C1 को रिप्लेस करते हैं C1 + C2 + C3 से। कर दिया हमने रिप्लेस, C1 को हम रिप्लेस करते हैं तो डेल्टा का मान क्या हो गया, ABC और ABC तो कट गया था, अब यहाँ पर C1 में क्या था a² + 1, उसमें b² और c² जुड़ गया, तो ये हो गया a² + b² + c² + 1। इसी प्रकार C1 में और क्या आ जाएगा, दूसरी पंक्ति में आ जाएगा a² + b² + c² + 1। तीसरा भी और C1 का क्या हो जाएगा a² + b² + c² + 1। बाकी दूसरा C2 क्या है, वही का वही रह गया, C3 जो था वो रह गया। अब हमें पहले कॉलम से a² + b² + c² + 1 कॉमन मिल रहा है, तो हमने उसको सबसे कॉमन ले लिया, तो C1 से हमने उसको कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, तो हमारा C1 में क्या बच गया 1 1 और 1 बच गया। अगली संक्रिया हम कर रहे हैं कि हमने R2 को R2 - R1 से रिप्लेस कर दिया और R3 को R3 - R1 से रिप्लेस कर दिया। यहां देखिए प्रश्न दिमाग में उठ सकता है कि सर हम जब अवयव पढ़ रहे थे तो हम या तो पूरी संक्रिया को स्तंभों में लगा रहे थे या पूरी संक्रिया को पंक्तियों में लगा रहे थे, बदल नहीं रहे थे। यही एक अंतर यहाँ पर है कि हम यहाँ पर पंक्ति और स्तंभों को बदल सकते हैं, मतलब पंक्ति को भी लगा सकते हैं और उसी प्रश्न में हम स्तंभों पे भी संक्रिया लगा सकते हैं, तो यहाँ इसको ध्यान रखना है। तो हमने आपका किस पे लगाई है, पंक्ति पे लगाई है, तो R2 पंक्ति को हम रिप्लेस कर रहे हैं R2 - R1 से, तो हमने R2 - R1 कर दिया। R2 - R1 करा तो क्या है, यहाँ 1 से 1 कट गया, b² से b² कट गया और c² से c² कट गया, तो क्या बच गया हमारा R2 में बचा 0 1 और 0। इसी प्रकार R3 रिप्लेस बाय R3 - R1, इसको घटा दो तो 1 से 1 घटा तो ये 0 आ गया, b² से b² घटा तो ये 0 आ गया और c² + 1 से c² घटा तो ये 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमें मिल गए। अब हम इस 1 के लिए यहाँ पर प्रसार कर दें, कर दीजिए प्रसार। R1 के लिए प्रसार करने पर सारणी का जब हमने प्रसार किया तो 1 तो बाहर है और 1 के साथ 1 - 0, अब बाकियों के लिए क्या है, यहाँ पे 0 है तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए इसका मान 1 आएगा और हमारा जो हमें सिद्ध करना था वो यहाँ पर प्रश्न में प्राप्त हो गया। ठीक है, कोई डाउट? अगर डाउट है तो अगला प्रश्न। एक और प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, यदि x y z भिन्न भिन्न हो और डेल्टा बराबर 0 हो तो हमें सिद्ध करना है कि 1 + x y z बराबर 0 होता है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक सारणिक दिया हुआ है। अगर हम सारणिक को गौर करें तो यहाँ पर हमें एक स्तंभ जो है वो 2 पदों के योग के रूप में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि हम गुणधर्म 5 का प्रयोग करते हैं और गुणधर्म 5 हमें ये कहता है कि यदि कोई स्तंभ 2 पदों के योग के रूप में दिया है तो उस सारणिक को हम 2 सारणिक के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, हमने 2 सारणिक के रूप में लिख दिया। पहली सारणिक हो गई जिसमें हमारा 1 1 1 आ गया, दूसरी सारणिक हो गई जिसमें हमारा x³ y³ और z³ आ गया। अब अगर हम देखें तो दूसरी सारणी की पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में एक एक अवयव कॉमन है। क्या कॉमन है, पहली पंक्ति में x कॉमन है, दूसरी पंक्ति में y कॉमन है और तीसरी पंक्ति में z कॉमन है। तो R1 से x, R2 से y, R3 से z उभयनिष्ठ ले लिया। जब उभयनिष्ठ ले लिया तो हमारी दूसरा सारणी कैसा हो गया, 1 1 x y z और x² y² z² बराबर हो गए। इन दोनों से हमने सारणिक को कॉमन ले लिया, सारणिक को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 1 + x y z बचा। अब हम एक संक्रिया लगा देते हैं। संक्रिया हमने क्या लगाई कि R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 - R1 से और R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 - R2 से। ये संक्रिया हमने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, संक्रिया लगाई तो डेल का मान कितना हो गया, बाहर जो था वो तो ज्यों का त्यों रह गया, 1 + x y z। पहली पंक्ति ज्यों की त्यों हो गई क्योंकि उस पर कोई संक्रिया नहीं लगी है।
दूसरी पंक्ति में क्या संक्रिया लगी है, R2 माइनस R1, तो R2 में y में x को घटा दिया, y माइनस x हो गया, y स्क्वायर में x स्क्वायर को घटा दिया, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, 1 में 1 को घटा दिया। R3 माइनस R2, तो R3 माइनस R2 यहाँ पे z में y घट गया, z माइनस y हो गया, z स्क्वायर में y स्क्वायर घट गया, z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया और 1 माइनस 1 हो गया। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। क्या आया हमारा मान, उस मान को हमने यहां पर लिख लिया कि डेल्टा बराबर क्या आ गया, 1 प्लस एक्स वाई जेड गुणे, और जो डिटर्मिनेंट आया हमने उस डिटर्मिनेंट को लिख लिया। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, तो वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स हो गया। यहां नीचे था जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई हो गया, सूत्र लगा दिया हमने। अब इसमें से देखो, पंक्ति 2 में से y माइनस एक्स कॉमन है और पंक्ति 3 में से z माइनस वाई कॉमन है, तो हमने दोनों को कॉमन ले लिया। R2 से y माइनस एक्स और R3 से z माइनस वाई को कॉमन लेने पर कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया हमारा, बाहर आ गया 1 प्लस एक्स वाई जेड गुणे वाई माइनस एक्स गुणे जेड माइनस वाई, और हमारे यहां बच गया एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई प्लस एक्स और 0 और 1 जेड प्लस वाई और 0। अब इसका हमने प्रसार कर दिया, ये 0 0। अच्छा, अभी हमने एक चीज और भी कर सकते हैं, हम और एक घटक घटा लें, तो R3 को हमने घटा दिया R3 माइनस R2 से, R3 माइनस R2 से घटा दिया, तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा इस तरीके से आ गया कि 1 माइनस 1 जेड प्लस वाई माइनस वाई माइनस एक्स और 0 हो गया। हमने इसको लिखा तो हमारा क्या आ गया, ये एक आव्यूह बन गया, सारणिक आ गया हमारा x एक्स स्क्वायर 1 वाई प्लस एक्स 0 और 0 जेड माइनस एक्स 0। अब हम इसका प्रसार कर दें, प्रसार करने पर क्या आ गया हमको, यहां पर देखो, ये इस x के लिए प्रसार करोगे तो 0 और 0 का गुणा होगा x के लिए में 0 और 0 का गुणा होगा, x स्क्वायर के लिए में भी 0 और 0 का गुणा होगा, लेकिन जब 1 का प्रसार करेंगे तो हमें इसका गुणा नहीं होगा, किसका गुणा होगा, 1 का z माइनस एक्स से और 0 का इससे, तो 1 का लिए हमारा हो गया z माइनस एक्स। चूंकि x y z भिन्न भिन्न है, अगर डेल्टा बराबर 0 है तो z माइनस एक्स y माइनस एक्स और z माइनस वाई 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि x y z भिन्न भिन्न है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में डिटर्मिनेंट का मान 0 है, तब हमें चर राशि x का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट x प्लस 2 माइनस 3 7 माइनस 2 x प्लस 5 3 और 3 माइनस 5 x प्लस 8 बराबर 0। हम पहली संक्रिया लगा देते हैं। संक्रिया हमने लगाई है, C1 को रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, मतलब पहले स्तंभ में तीनों को जोड़ करके उसको रख रहे हैं, तो जोड़ दो, तो हमारा हो गया x प्लस 2 माइनस 3 प्लस 7, तो 7 में से 3 गए 4 बचा, तो ये हो गया x प्लस 6। इसी तरीके से इनको जोड़ा तो ये भी आ गया x प्लस 6, तीसरी पंक्ति को जोड़ा तो ये भी आ गया x प्लस 6, तो पहला स्तंभ हमारा x प्लस 6 हो गया और बाकी दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ ज्यों क्यों त्यों रह गए। ठीक है, अब पहले स्तंभ से हमने x प्लस 6 को कॉमन ले लिया, तो 6x प्लस 6 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया 1 1 1 बच गया। ठीक है, आगे हल करें तो हमने फिर संक्रिया लगाई, क्या संक्रिया लगाई कि R2 को हमने रिप्लेस किया R2 माइनस R1 से और R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R1 से। कर दीजिए, करने पर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2 जीरोज मिल गए, जीरोज मिल गए। अब हम इसके लिए चाहो तो प्रसार कर सकते हैं, प्रसार कर दिया हमने, C1 के पदों में प्रसार किया, तो बाकी तो शून्य है तो इसलिए कोई मतलब नहीं पड़ेगा, केवल हमारा प्रसार किसके लिए होगा 1 के लिए, तो 1 के लिए प्रसार होगा तो क्या होगा x प्लस 8 का गुणा x प्लस 1 से होगा और माइनस 2 का गुणा माइनस 4 से होगा। तो कर लीजिए, हमने प्रसार किया, ये हो गया x प्लस 6 बाहर और x प्लस 8 गुणे x प्लस 1 माइनस 8 बराबर 0। अब हमने जब इसका गुणा किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x धन 8 ऋण 8 8 8 कट गया और ये 0 हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया x प्लस 6 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 9x,
बराबर 0। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक मान हमें मिलेगा x का ऋण 6, दूसरा मान मिलेगा 0, तीसरा मान मिलेगा ऋण 9। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। इस सवाल में हमें डिटरमिनेंट दिया है जिसको हमको बराबर सिद्ध करना है कि ये बराबर होता है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स के बराबर होता है। तो जो हमें दिया है हमने सबसे पहले उसको लिख लिया। हमें दिया हुआ है डिटरमिनेंट, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और डिटरमिनेंट लिख दिया। पहली संक्रिया की हमने कि R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R2 से और R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1 से। जब हमने रिप्लेस किया तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा बन गया R2 में आ गया y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 0, और R3 में आ गया z माइनस वाई, जेड स्क्वायर माइनस वाई और 0। अब ये हमारा आ गया, तो हमने इसमें से अगर सूत्र लगा दें तो यहाँ पे हम सूत्र लगा रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये हो गया वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र लगाया तो ये हो गया जेड माइनस वाई, जेड प्लस वाई। हमने ऊपर वाले से y माइनस एक्स और नीचे वाले से z माइनस वाई को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, हमने अगर कॉमन ले लिया तो उसके बाद हमने संक्रिया लगाई कि R3 माइनस R2 को हमने R3 से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किया तो क्या आ गया, हमारी तीसरी पंक्ति में 0, z प्लस वाई माइनस एक्स और 0 आ गया। हमने अब इसका क्या किया, इसको लिख लिया और प्रसार कर दिया। प्रसार करने पर हमें क्या मिला, प्रसार करने पर हमें मिला y माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, और यहां पर जब हमने प्रसार किया तो ये 0 0 और यहां से मिल गया हमको z माइनस एक्स। y माइनस एक्स को हमने अगर चक्रीय क्रम में लिखा तो ये x माइनस वाई होता है, यहां से माइनस कॉमन ले लिया। z माइनस वाई को चक्रीय क्रम में लिखा तो y माइनस जेड होता है, तो हमने इसको कॉमन करके चक्रीय क्रम में लिख लिया, तो ये हमारा हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जो कि RHS के बराबर है। इस प्रकार हम सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणिक के सवालों को हल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूह से के व्युत्क्रम आव्यूह को किस प्रकार से निकालते हैं सारणिक और उपसारणिक की सहायता से, और एक समीकरण निकाय को किस प्रकार से हल करते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।